हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। वैसे तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है बच्चों, बट एज माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू डेवलप इंटरेस्ट इन अस। ओके बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि हम इसके लिए इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? तो ऑल अराउंड अस इंक्लूड इन फिजिकल वर्ल्ड। कोई भी चीज आपके आसपास की वो सारी फिजिकल वर्ल्ड में इंक्लूडेड है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप सेंस कर सकते हो, जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, सारी चीजें फिजिकल वर्ल्ड में आती है बच्चों। बात करते हैं साइंस की, क्योंकि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमें पता है। देयर आर थ्री ब्रांच ऑफ साइंस: केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सो हम पहले साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस क्या होता है बच्चों? साइंस वर्ड को पहले समझेंगे कि साइंस वर्ड, तो दुनिया के अलग अलग रीजन में साइंस वर्ड अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट वो सारे रीजन में जो साइंस वर्ड आते हैं उसका मीनिंग सेम होता है। देखते हैं क्या हो। साइंस को लैटिन लैंग्वेज में साइंसिया बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस को संस्कृत में बोलते हैं विज्ञान, मतलब होता है नॉलेज और टू नो। साइंस को अरबिक में बोलते हैं इल्म, इल्म मतलब टू नो और नॉलेज। क्लियर? अब बच्चों बात करते हैं एग्जैक्टली साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। नॉलेज को प्रॉपर वे से आपको स्टडी करना है, जिसे बोलते हैं हम साइंस। क्लियर? ओके। अब सर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? साइंस मतलब कि टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, और नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप इस तरह से है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, यानी नेचर में कोई चीज है या कोई फिनोमिना अकरिंग होते हैं तो उसे हमें ऑब्जर्व करना है। कुछ टाइम तक हमें उसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू दैट फिनोमिना जो नेचर में हो रहे हैं उसके रिलेटेड हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। ऐसे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट आते हैं। देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। बच्चों उस एक्सपेरिमेंट से, उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिलते हैं उससे हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंक्लूजन निकालने चाहिए। देन मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगर उस कंक्लूजन के लिए हमें मैथ्स का यूज करना पड़ता है या कैलकुलेशन करने पड़ते हैं तो हमें वो भी परफॉर्म करने चाहिए, जिसे बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके। देन आफ्टर प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। अब जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर किया है उसके ऊपर से बच्चों हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटिटी चेंज दिस विल बी चेंज। ओके। अगर हमने वो प्रिडिक्शन कर लिया है तो क्या वो फ्यूचर में ट्रू होने वाली है, इसका हमें वेरिफिकेशन करना है। बच्चों ये सारी प्रोसेस के बाद कोई लॉ डेवलप होता है या कोई पोस्टुलेट डेवलप होती है और जिसे हम फिजिक्स के अंदर यूज करके आगे की स्टडी चालू करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें साइंटिफिक मेथड, और इस साइंटिफिक मेथड से हमें जो मिलता है नॉलेज उसे हम बोलते हैं साइंस। सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। साइंटिफिक मेथड्स के पॉइंट्स कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, mathematical modeling, prediction and verification. Then one important sentence here: no final theory and no unquestioned authority in physics. फिजिक्स के अंदर कोई फाइनल थियरी नहीं है, मतलब कि कोई लॉज के रिलेटेड एक थियरी बन गई अब ये फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं होगा। नहीं बच्चों, उसके अंदर भी कोई ना कोई हम चेंज कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सपोज कोई मोबाइल कंपनी है, वो कोई एक बेहतरीन मोबाइल बनाया
ओके, प्रेजेंट में उसने बेहतरीन मोबाइल बनाया, बेहतरीन फीचर वाला बनाया, बट फ्यूचर में उसके अंदर भी डेवलपमेंट हो सकता है, उससे आगे भी कुछ इनोवेशन हो सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ सकती है। तो फिजिक्स में भी बच्चों ऐसा है कि अगर कोई लॉ और फिनोमिना डेवलप हो चुका है तो उसके अंदर भी अपग्रेडेशन आ सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट में लिखा है नो ऑन क्वेश्चंस अथॉरिटी। बच्चों फिजिक्स से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर हमसे से हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं ओके तो हम उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसके अंदर भी हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं, या उसके अंदर हम थीसिस कर सकते हैं या इन्वेंशन कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं अगर आगे नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस यानी हमने अभी बताया वो साइंस, उसके हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, और हम स्टडी करने वाले हैं ओनली फिजिक्स आगे। तो फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमिना, यानी बेसिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। आपको कोई पूछे फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना अकरिंग अराउंड अस। ओके, तो ये सिंपल था फिजिक्स के डेफिनेशन। आगे बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल्स थ्रस्ट इन फिजिक्स। प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या होता है, यानी फिजिक्स के स्टडी के अंदर हम किस चीज पे ज्यादा वेट डालते हैं या किसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। बच्चों ऐसे 2 थ्रस्ट है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। मैंने इन दोनों वर्ड्स को अपने मीनिंग में लिखा है। यूनिफिकेशन ऑल इन वन, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। बेटा यूनिफिकेशन मतलब कि ऑल इन वन। अब ऑल इन वन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में कुछ ऐसे भी फिनोमिना मिलेंगे आपको, वो सारे फिनोमिना किसी एक के अंडर में आएंगे, है ना। सपोज आप फोर्स की बात करोगे बच्चों कि भाई एप्पल नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, रॉकेट ऊपर उड़ रहा है, वो भी कोई फोर्स होगा। वो सारे फोर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, न्यूटन्स ने। तो फोर्स का स्टडी करते हो आप, तो सारे फोर्स जितने भी नेचर में फोर्स है वो सारे फोर्स न्यूटन्स के लोगों को तो कहीं ना कहीं फॉलो करते ही होंगे, उसको ओबे करते ही होंगे। सो दैट इज ऑल इन वन। यानी इस टाइप के जो लॉज होते हैं वो यूनिफिकेशंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। बात करते हैं रिडक्शन की। तो सर रिडक्शन के अंदर स्टडी क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कोई बड़ा सा सिस्टम है, सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और हमें उसका स्टडी करना है। तो क्या हम एक साथ स्टडी करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्टडी करेंगे। इसे बोलते हैं ना स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फिर उसका स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। वन इन ऑल, एक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना बच्चों, है ना। तो क्लियर हो गया होगा आपका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल थॉट्स इन फिजिक्स। सो प्रिंसिपल थॉट्स इन फिजिक्स इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। बच्चों इसके एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। अब बात करते हैं द स्कोप ऑफ फिजिक्स की। बच्चों स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, देयर आर 2 मेन स्कोप ऑफ फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक स्कोप एंड माइक्रोस्कोपिक स्कोप। मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है बच्चों, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। सो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर हम बड़ी बड़ी सिस्टम का स्टडी करते हैं, मतलब कि सिस्टम ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स। ओके, इसके अंदर लेबोरेटरी लेवल पे हम स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या आएगा बच्चों, माइक्रोस्कोपिक के अंदर आएगा छोटी छोटी चीजें, मतलब कि स्मॉल स्केल लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास, बराबर, ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों हमें छोटे से लेके बड़े स्केल तक
फिजिक्स के अंदर स्टडी करना इजी होता है, और इसके लिए हमारे पास स्केल होने चाहिए बच्चों। और स्केल के लिए क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे टोटल 3 स्केल्स है हमारे पास। मास का स्केल है, तो फिजिक्स के अंदर हम छोटे से छोटा मास 10⁻³ kg से लेके 10⁻55 kg का मेजर कर सकते हैं। लेंथ के लिए 10⁻14 मीटर से 10⁻26 मीटर तक का लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। और टाइम के लिए बात करेंगे तो 10⁻22 सेकंड से लेकर 10⁻18 सेकंड का टाइम भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो सारी रेंजेस है मास, लेंथ और टाइम की, ये भी आपको याद रखनी चाहिए बच्चों। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी निकलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पान ऑफ मास इन फिजिक्स। तो बच्चों आपको पता है कि मास ऑफ फिजिक्स कहाँ से कहाँ है, -30 kg से 10⁻55 kg है। आपको रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो सकता है, 10⁻85 हो सकता है। या तो आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हो 55/10⁻30, तो 10⁻+85। ये दो में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो आपको ये सारी वैल्यूज को भी याद रखना चाहिए। क्लियर है? तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो टाइप की क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में, या तो दो टाइप के स्कोप होते हैं। मैक्रोस्कोपिक में हम बड़ी बड़ी चीजें स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में छोटी छोटी चीजें स्टडी करते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो ना। स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या है, तो मास के लिए 10⁻30 टू 10⁻55 kg, लेंथ के लिए 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, टाइम के लिए 10⁻22 सेकंड टू 10⁻18 सेकंड। बच्चों देन आफ्टर वी हैव अ न्यू पॉइंट नेम द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के एक्साइटमेंट वाले रीजन बताइए बच्चों। तो मैंने मेनली 4 रीजन लिखे, 1 2 3 4। इसके ऊपर से या इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्जांपल लेके स्कोप समझा सकते हो, रीजन समझा सकते हो। फर्स्ट है टेलीविजन। सो इट इज वन एक्साइटेड रीजन जिसके अंदर हम ये क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई एक जगह पे बैठे हैं तो दूसरी जगह पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, स्पीड में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, दुनिया के कोई एक कोने में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और हम हमारे घर पे आराम से देख सकते हैं एट अ मोमेंट एट ए टाइम। ओके, तो ये क्यों पॉसिबल है, ऐसे कैसे होता है, ये सारी क्यूरियोसिटी हमें आती है। तो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट का रीजन है। जहाँ जहाँ हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना बच्चों, वो सारे हमारे एक्साइटमेंट वाले रीजन होते हैं। कंप्यूटर की बात करिए, तब देखिए आज कंप्यूटर से हमारी लाइफ में कितने सारे वर्क इजी हो चुके हैं। कंप्यूटर कितना स्पीड से काउंटिंग करता है, कितना स्पीड से फ्लो चार्ट्स बनाता है, कितने स्पीड से हमें वो रिजल्ट देता है। तो ये भी हमारे लिए एक्साइटमेंट वाला रीजन है। रोबोट्स की बात करते बच्चों, आज की डेली रूटीन लाइफ के अंदर अगर मेन फोर्स कम पड़ता है तो वहाँ पे रोबोट्स आके उसकी ड्यूटी पूरी करते हैं, यानी अपनी ड्यूटी को करते हैं। बच्चों रोबोट्स साइंस भी एक एक्साइटमेंट वाला रीजन है, जहाँ से आप रोबोट से इंसान के जो काम है वो करवा सकते हो, मेनली काम करवा सकते हो, बहुत लिमिटेड काम करवा सकते हो ऐसा नहीं, बट हाँ कुछ काम जो इंसान नहीं कर सकता या इंसान के लिए खतरे वाले होते वो रोबोट से तो आप करवा सकते हो। तो रोबोटिक साइंस भी इम्पोर्टेंट है। तो लेसर के बारे में सोचिए बच्चों, लेसर लाइट, ये जो लेसर है इसके रीजन में भी हमें बहुत सारी एक्साइटमेंट मिलती हैं। एक लाइट ऐसे जिससे हम कोई डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, लाइक कैंसर डिजीज़, हम सेल्स को बर्न कर सकते हैं। तो ये लेसर भी हमारे लिए एक एक्साइटमेंट वाला रीजन है। ऐसे और भी रीजन्स आप लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। बच्चों आगे बात करते हैं हम फिजिक्स इन अ रिलेशन विथ अदर ब्रांचेस। हमें पता है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और उसी तरह उसके दो और ब्रांचेस भी है साइंस की, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या इन सब ब्रांचों के बीच में कोई रिलेशन है? यस बच्चों, फिजिक्स का दोनों ब्रांचों के साथ रिलेशन है। आप 11-12 साइंस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप कुछ चीज़ ऐसी पढ़ने वाले हो। सपोज कि मैं आपको बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के रिलेशन के लिए, कि भाई फिजिक्स विद केमिस्ट्री क्या रिलेशन है। तो बच्चों केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, या उसके न्यूक्लियस, या उसके अंदर हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं।
तो 12th में आपको एटम और न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है। ऐसे चैप्टर्स भी हमारे पास है। विद द बायोलॉजी बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप डेवलप करते हैं। ये माइक्रोस्कोप जो हम डेवलप करते हैं फिजिक्स के अंदर, और उसका यूज़ कहाँ करते हैं? बायोलॉजी के अंदर। स्मॉल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हम और एंडोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं, जो भी फिजिक्स की देन है। यानी फिजिक्स के हिसाब से आप जो भी इनोवेशन करते हो, जो इन्वेंट करते हो, उसका आप स्टडी कहाँ करते हो? बायोलॉजी के अंदर। ओके, तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी के साथ भी फिजिक्स का रिलेशन है ये पता चलेगा। ओके, करंट की बात करते हो आप, फिजिक्स के अंदर हम करंट का स्टडी करते हैं। ओके, करंट से हम क्या कर सकते हैं? करंट से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेजर करने और मेंटेन करने की डिवाइसेस बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ये सब आप अपने आसपास के एग्जाम्पल के अंदर, तो आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसके अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। विथ एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स का रिलेशन एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स वर्ड्स आपने सुना होगा बच्चों, है ना? तो एस्ट्रोनॉमी के रिलेशन के लिए हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं खाली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। जो टेलीस्कोप बनता है ना, वो प्रिंसिपल है उसका रिफ्रैक्शन या तो रिफ्लेक्शन, है ना? तो ये दो फिनोमिना कहाँ पे आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। और फिजिक्स के फिनोमिना के ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं टू सी द ऑब्जेक्ट एट वेरी फार डिस्टेंस, जो एस्ट्रोनॉट्स या एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये भी रिलेशन है विथ एस्ट्रोनॉमी ऑफ फिजिक्स। बच्चों नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स and fundamental laws of conservations of physics. Okay, but this is the first lecture, so I'm ending here. But I want to tell you that please be punctual in your study for your 11-12 science journey. Make note of every important point what you learn in lectures. Increase your reading hours. Okay, and feel subject to understand it. Think about that कि हमारी लाइफ के अंदर हम ये सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे यूज़फुल है। बच्चों इससे आपको स्टडी में इंटरेस्ट आएगा, स्टडी के अंदर इंटरेस्ट आएगा तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगेगी और आपके लिए 11th साइंस बहुत ही ईजी हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, सो प्लीज़ मेक अ नोट and learn it. Thank you very much.